एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। और ये आपको पता ही है कि जो जीवन प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है और क्रमशः जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। विभिन्न स्टेजेस में ये डेवलपमेंट होता है। तो वृद्धि और विकास की ये जो अवस्थाएं हैं, इनके ज्ञान यदि एक शिक्षक को होता है तो वो उनकी स्टेज वाइज क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और उनका मेंटल लेवल क्या है, ये समझ सकता है। और इसके आधार पे उनको व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में, उनको सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से सहायता कर सकता है। तो वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों शब्द प्रायः बिना किसी भेदभाव के पर्यायवाची रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं और दोनों ही ये प्रकट करते हैं कि गर्भाधान के समय से किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना कुछ परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में वातावरण की शक्तियों का और शिक्षा का बहुत हाथ है। और इससे क्या होता है, इससे हमारे व्यक्तित्व के जो पहलू हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल आदि का सब दृष्टि से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का प्रयोग बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों के लिए किया जाता है और इसीलिए ये वंशानुक्रम और वातावरण की उपज कहे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें कुछ अंतर भी होता है। क्या अंतर है? मेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ क्या है? वृद्धि शब्द जो है क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसका साइज बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका जो है भार बढ़ता है, ये सब जो है वृद्धि, ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वृद्धि की तरह केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस को व्यक्त न करता है, बल्कि इसमें कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल परिमाण संबंधी परिवर्तनों को व्यक्त न कर ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ग्रोथ एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है और विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास प्रक्रिया का ही एक चरण वृद्धि है। विकास ज्यादा व्यापक है, ये व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। थर्ड, वृद्धि या ग्रोथ क्या है? व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव और व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाली परिवर्तनों को प्रकट करता है और विकास किसी एक अंग प्रत्यंग में या व्यवहार के किसी एक पहलू में होने वाले परिवर्तनों को नहीं, बल्कि व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है? ग्रोथ की जो क्रिया है, वृद्धि की जो क्रिया है, वो आजीवन नहीं चलती। बालक के द्वारा एक परिपक्वता आ जाती है तो उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। एक टाइम आता है कि बच्चे की लंबाई बढ़ चुकी होती है, अब उसके बाद लंबाई में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन नहीं होता है, कुछ चीजों में होता है। जैसे जो वेट है थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन जनरली एक लेवल आ जाता है कि फिर बहुत ज्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। और विकास क्या है? डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पे समाप्त नहीं होकर ये आजीवन चलती रहती है। तो विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, जबकि ग्रोथ की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम चलती है। एक बालक या किसी भी बच्चे का ग्रोथ जो है एक परिपक्वता लेवल के साथ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या है डिफरेंस? वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन बिना किसी भेदभाव के विशेष प्रयास किए दृष्टिगोचर हो सकते हैं और इनको भली भांति मापा भी जा सकता है। ग्रोथ के कारण जो चेंजेस है उनको मेजर किया जा सकता है। और विकास शब्द क्या है? कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। क्वालिटेटिव चेंजेस को डेवलपमेंट प्रकट करता है। क्वालिटेटिव चेंजेस को प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन है। इनको केवल इनडायरेक्ट बेस में, जैसे व्यवहार करते हुए बालक का निरीक्षण करना आदि से ही मापा जा सकता है।
तो उसमें डायरेक्ट मेजरमेंट संभव है ग्रोथ में, और डेवलपमेंट में डायरेक्ट मेजरमेंट ना होके इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स किया जाता है। नेक्स्ट, वृद्धि के साथ सदैव सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है। जैसे मोटापे के कारण एक बालक के भार में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे क्या होता है, उसकी कार्य क्षमता और कार्यकुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि के साथ डेवलपमेंट भी हो, ग्रोथ यदि हो रहा है तो डेवलपमेंट भी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन विकास बिना वृद्धि के, बिना ग्रोथ के भी संभव हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार और भार में समय गुजरने के साथ साथ कोई विशेष चेंज नहीं दिखता है, किंतु उनकी कार्य क्षमता, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यता में बराबर प्रगति होती रहती है। तो इसलिए डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी हो सकता है, लेकिन ग्रोथ जो है जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो। तो इस तरह से आपने देखा कि वृद्धि और विकास दोनों की प्रक्रियाओं में पर्याप्त अंतर है, लेकिन सामान्य तौर पे व्यक्ति विशेष में जो भी चेंजेस होते हैं उनके लिए हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि चेंज इन साइज, आकार में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन, अनुपात में परिवर्तन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, पुराने लक्षण लुप्त होना, और एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, नए लक्षण प्रकट होना, जैसा कि श्रीमती हल्लॉक ने लिखा है। इन सब प्रकार के परिवर्तनों के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही पहलू हैं। इसलिए सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और दोनों ही शब्द समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये था वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इनका क्या महत्व है, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की जानकारी होने से क्या फायदा है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्यों ये टॉपिक रखा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और इसका एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस या शैक्षिक महत्व को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ और डेवलपमेंट से हमको ये पता चलता है कि वृद्धि और विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम सभी बालकों से या सभी बच्चों से एक जैसी वृद्धि और विकास की आशा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कक्षा में कोई विद्यार्थी है, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, ये डेवलपमेंट या ग्रोथ का अलग अलग प्रोसेस है। इसी तरह से उनकी मानसिक योग्यताओं में, उनकी रुचियों में भी अंतर हो सकता है। तो ये जानकारी यदि शिक्षक को होती है तो वो कक्षा में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है और इससे बच्चों के उचित व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, बच्चों की वृद्धि और विकास का भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने के कारण हमें यह लाभ हो सकता है कि हम उनसे आवश्यकता से अधिक या कम आशा न लगा बैठे। जो बालक आगे जाकर जैसा बन सकता है उसी को ध्यान में रख के हम प्रयत्न कर सकते हैं और इस तरह अनावश्यक परिश्रम और निराशाओं से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट की हमको जानकारी हो गई, ठीक है। अब ये भी इसके माध्यम से पता चल सकता है उसका लेवल क्या है, फ्यूचर में वो कहाँ तक जा सकता है, उसका मेंटल कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक डेवलपमेंट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए किसी बच्चे का इंटेलिजेंट या मेंटल लेवल बहुत कम है, आईक्यू लेवल कम है बहुत, तो अब हम उससे बहुत ज़्यादा हाई फाई उसकी आशा नहीं कर सकते। उसको ऐसे कार्य सिखाए जाएं जो कि उसकी मानसिक योग्यता के अनुरूप हो। तो इस तरह से ये जानकारी बहुत सहायक है। थर्ड है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या होता है, ये बताता है कि इसकी जानकारी होने से एक ही जाति के सदस्यों में वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ समानता भी पाई जाती है। जैसे हम बालकों में सामान्यता या असामान्यता की मात्रा का अनुमान लगाकर उनकी उचित वृद्धि और विकास में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फोर्थ है, वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इस बात का ज्ञान हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है।
किसी एक पहलू पर ध्यान न देने से दूसरे सभी पहलुओं में हो रही प्रगति में बाधा पड़ती है। तो इस बात का ज्ञान हमें परस्पर संबंध के सिद्धांत के द्वारा होता है। एक व्यक्तित्व विकास के एक पहलू का दूसरे विकास से घनिष्ठ संबंध है। मान लीजिए कोई फिजिकली फिट नहीं है तो उसको अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका इससे क्या होगा, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। एक पक्ष का दूसरे पक्ष से घनिष्ठ संबंध है, तो ये जानकारी भी होती है। तो इससे क्या होता है, टीचर भी जो है ध्यान दे सकता है और इसमें बच्चों को और उनके पेरेंट्स को उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट, बाद में आने वाले समय में वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात का ज्ञान भी इन सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। ये ज्ञान न केवल माता पिता और अध्यापकों को विशेष रूप से तैयार होने के लिए आधार देता है, बल्कि इससे भी आने वाली समस्याओं और परिवर्तनों के लिए अपने आप को तैयार करने में समर्थ हो जाते हैं। तो मेंटली भी जो है पेरेंट्स और टीचर्स तैयार हो जाते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होंगे। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का अगर उनको ज्ञान होता है तो आने वाली समस्याएं, भविष्य में क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसके लिए वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं। तो फिर उनको दिक्कत नहीं होती है और वो बच्चों का उचित विकास करने में सहायक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर बालक की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का समान रूप से कंट्रीब्यूशन होता है किसी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं होता है कि केवल हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन है या केवल इन्वायरमेंट का। तो इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बात का ज्ञान क्या होता है, मैं वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर बालकों को अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो सभी सिद्धांत है वो बालकों की वृद्धि और विकास को उचित दिशा और मात्रा में बनाए रखने के लिए हमें बहुत कुछ आधार भूमि और परामर्श प्रदान करते हैं। इसलिए इनका जो है शिक्षा में, शैक्षिक जगत में बहुत अधिक महत्व है और एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक को ये जानकारी इसीलिए दी जाती है जिससे जो है अध्यापक और माता पिता अपने बालकों का उचित और सर्वांगीण विकास कर सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए बालकों के वृद्धि और विकास से संबंधित निश्चित दिशा और पहलुओं का ज्ञान उन्हें ये समझने में सहायता करता है कि किस आयु विशेष में बालकों से किस प्रकार के विकास की अपेक्षा की जा सकती है। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा उतावलापन या लापरवाही की भावना नहीं आनी चाहिए। और व्यक्तिगत अंतर संबंधी ज्ञान से ये भी पता चलता है कि सभी बालकों में एक जैसी वृद्धि और विकास की आशा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे को यदि आप कक्षा 10 में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वो यदि समझाने लगेंगे तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका मेंटल लेवल इसके अनुकूल नहीं है। तो अलग अलग एज, इसीलिए जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं वो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर आदि को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। छोटे बच्चों का जो कोर्स होता है उसको बहुत ही रोचक और रंग बिरंगे चित्र और इन सब का, क्योंकि वो उस समय उनका लेवल उस तरह से सीखने का होता है। और बड़े होने पे क्या होता है, धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट का जो है, या जैसे पहले क्या होता है कि उनको जो है 2 + 2 4 समझ में नहीं आता है जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, और उनको, लेकिन अगर आप 2 टॉफीज + 2 टॉफीज दिखा के समझाएंगे तो उनको इजीली वो सीख जाएंगे। और एक स्टेज ये आती है कि वो 12 + 12 13 + 13 आराम से इजीली कर लेते हैं। मेंटल लेवल वहाँ तक पहुँच जाता है, उनका डेवलपमेंट उस लेवल तक हो जाता है। तो इसलिए इन सब का बहुत महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में ग्रोथ और डेवलपमेंट का ज्ञान होना एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है और शिक्षा मनोविज्ञान इसमें बहुत अधिक सहायक है। थैंक यू।